Hello everyone. Now in this class I had dealt with section 66, 67 and 67A of the Indian Evidence Act. Now 66 जो Indian Evidence Act का था, now that has become the section 64 BSA. Likewise section 67 has become now 65 BSA and 67A now it has become section 66 BSA. Now in these sections 66, 67 and 67A और BSA में बोले तो 64, 65 and 66. These three sections are identical. Direct language is same. Everything is same. The only one minor changes is what? In the section 66. Indian Evidence Act के section 66 में they have used the word attorney or pleader. उसको उन्होंने replace कर दिया है now advocate और representative. Except this change, except this minor change, जिसका कोई legal significance नहीं है, कोई interpretation में कोई change नहीं है, concept is same, everything is same. So आपको worry करने की जरूरत नहीं है, exactly उसी concept पे आपको इसको समझना है, पढ़ना है, याद करना है. कर लेंगे आप लोग अभी? So let's start the class now. Now please come to section 66. For the better understanding of this section, section 66, you can divide this section into two parts. इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं. कौन से पार्ट है? पहला पार्ट कौन सा है? When prior notice should be given. एंड दूसरा पार्ट है when prior notice should not be given. जब प्रायर नोटिस की बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 66 जो है इट इज डीलिंग विद व्हाट? नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है ये. तो यहाँ पर इसको अगर जो स्कीम है, जो सेक्शन 66 है, इसकी जो स्कीम है उसके हिसाब से आप इसको दो भागों में बांट के करेंगे इसको, तो आपको याद जल्दी हो जाएगा. पहला पार्ट है दैट पार्ट इज डीलिंग विद व्हेन प्रायर नोटिस शुड बी गिवन एंड सेकंड पार्ट इज व्हेन नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन. सही है. नाउ आई एम कमिंग टू द डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ दिस एंड दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस. आई हैव टोल्ड यू. सी दिस हेडिंग क्या है? रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस. इसकी हेडिंग से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है. प्लीज राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स एट द हेडिंग इटसेल्फ. मार्जिनल नोट्स पर क्वेश्चन आया हुआ है. नाउ secondary evidence of the contents of the documents referred to in section 65 clause A shall not be given. So please highlight this section 65 clause A. So this is section 66 is dealing with the requirement of prior notice only in cases of referred to section 65 clause A. It is not entire 65. Section 65 क्या डील करता है? When secondary evidence can be given, है कि नहीं है? तो in that 65 का जो A है बस, we are 66 is dealing with only with 65A. Are you getting this point or not? तो don't be distracted कि that कि भी 65 का पूरा चैप्टर पढ़ना है आपने. सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ. एग्जैक्ट टर्म यूज करता हूँ आपके लिए मैं. So for better understanding of 66, have a look on 65. तो 65 में there are how many clauses? 7, A to G. So right now we are focusing section 66 deals with the refer or only to 65A. B, C, D, E, F, G से कोई मतलब नहीं है. तो प्रीलिम्स में आपको घुमा सकते हैं. ध्यान रखना जो नोटिस की रिक्वायरमेंट की बात है वो केवल किसके लिए है? 65A में जो जिन मुद्दों को उठाया गया है. कर लेंगे ध्यान. तो इस बात को विशेष करके आप लोग हाईलाइट करेंगे 66 में. सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन सेक्शन 65 क्लॉज ए ओनली. इट इज नॉट बी सी डी ई एफ जी. तो यहीं से कई बार कंफ्यूजन होता है. हम लोग नोटिस पे ध्यान रखते हैं, हम लोग सेक्शन 65 पे ध्यान रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये ए है या पूरा का पूरा 65 के केस में हमें देना पड़ेगा. It is not only in case of 65A. I hope it is amply clear to you know. आगे बढ़े. So, secondary evidence of the contents of the documents referred to in section 65 clause A shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given such a notice to produce it as is prescribed by law. किसको? To the party in whose possession or power the document is
और टू हिज अटॉर्नी और प्लीडर। अब मैं इसको आम भाषा में समझाता हूँ, ये आपकी भी डायरेक्ट रीडिंग। सेक्शन 64 ने क्या कहा था कि डॉक्यूमेंट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड। तो जो बेसिक रूल क्या था आपका कि भाई आपको अगर डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस को, डॉक्यूमेंट्स की कंडीशन को, उसके कंटेंट्स को प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करेंगे। लेकिन कभी कहीं कुछ जगह आपको परमिशन दी गई है जहां पर आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। वो कहां बताया गया आपको? सेक्शन 65 में बताया गया। ठीक है, अब 65 के जो ए क्लॉज है जो वो डील करता है उसको देखिए आप, वो ये था, when the original is shown or appears to be in the possession or powers of these persons। 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स बताए गए थे कि जब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इन कैटेगरीज में किसी भी व्यक्ति के पास है। कौन सी कैटेगरीज है? ये स्लाइड आपको याद आ जाएगी, देखिए ये पर्सन कौन सा है? अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू प्रूव, जिसके विरुद्ध डॉक्यूमेंट प्रूव करना था। द पर्सन हु इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट, थर्ड हु इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, एंड फोर्थ वाज हु इज लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। इन 4 कैटेगरी में से किसी भी एक व्यक्ति के पास वो ओरिजिनल है। ठीक है, अब आप नाउ ओरिजिनल इज विद these persons, then you can produce secondary evidence as per section 65A। क्या कहते हैं? such if he is having original and such person does not produce it after the notice in section 66। ये 65 की बात है। तो 2 फॉर्मेलिटी हो गई कि जब ओरिजिनल इन 4 व्यक्तियों में से किसी एक के पास हो, एक बात। दूसरी बात कि उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाए, और तीसरी बात नोटिस के बाद भी वो व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं करता है ओरिजिनल, दैट मेक्स मी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। अगर ये 3 बातें साबित हो जाएंगी कि ओरिजिनल इसके पास है, इन 4 कैटेगरी में से किसी के पास है, दूसरी बात इनको नोटिस दे दिया गया था, तीसरी बात नोटिस के बाद भी इन्होंने उस ओरिजिनल को प्रोड्यूस नहीं किया, तो देयरफॉर आई हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। तो 65A एंड सेक्शन 66 शुड बी रेड टुगेदर। बात समझ में आ गई यहाँ की आपको ये? तो दिस इज 66। दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए मैं। Secondary evidence of the contents of the documents referred to in 65A shall not be given। कि जो 65A में जो डॉक्यूमेंट रेफर किया गया है, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट? विच इज इन द पोजेशन और पावर ऑफ द पर्सन्स 1 2 3 4, उसका सेकेंडरी एविडेंस तब तक नहीं दिया जाएगा। कब तक नहीं दिया जाएगा? अनलेस द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव सच सेकेंडरी एविडेंस, जो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है, हैज प्रीवियसली गिवन, उसने पहले ही दे दिया है। क्या? किसको दिया? टू द पार्टी इन हुज पोजेशन और पावर डॉक्यूमेंट इज, जिस व्यक्ति के पोजेशन में या पावर में वो डॉक्यूमेंट है, या उसके अटॉर्नी को क्या दिया है? सच नोटिस, ऐसा नोटिस किस बात के लिए? टू प्रोड्यूस इट, कि भाई आपको प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। तो मैंने पूरा ट्रांसलेशन कर दिया आपको, आम भाषा में लास्ट में समझाता हूं कि एक मैं हूं प्लेंटिफ, आप है डिफेंडेंट, या हम दोनों, मैं और आप, वी आर पार्टी टू द सूट। सही है? अब एक डॉक्यूमेंट पे लड़ाई है, डॉक्यूमेंट इज बीइंग कंटेस्टेड, डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूव्ड एज पर सेक्शन 64 प्राइमरी, इट शुड बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस। और प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, उस डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मेरे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? मुझ पर है, मुझे ही ओरिजिनल प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है दैट इज इन द पोजेशन ऑफ यू, आपके कब्जे में है, एडवर्स पार्टी के कब्जे में है, या उन 4 कैटेगरी में से किसी, इन 4 में से किसी कैटेगरी कब्जे में है। मीनिंग देयर बाय क्या? मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल है इनके पास, इन व्यक्तियों के पास। तो अब क्या हो सकता है? मीडिया वे आउट क्या है कि इन लोगों को नोटिस दिया जाए कि यू आर सपोज टू प्रोड्यूस दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट। सही है?
एंड इफ यू फेल आई शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंड, अब समझ में आ गई नहीं मतलब को? सेकेंडरी एविडेंस कहां डिफाइंड है? सेक्शन 63 में डिफाइंड है। तो तब जाकर के आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अगर ये समझ में आ गई बात तो प्लीज रीड इट। चलिए जी, देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि अगर सामने वाली पार्टी को नोटिस दे दिया गया है ना, तब बर्डन ऑफ प्रूफ कहां किस पर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर उस पॉइंट पर कोई भी पार्टी एविडेंस ना दे तो कौन सी पार्टी फेल करेगी? यहां से नोटिस देने से बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं हो रहा। आपने नोटिस दे दिया, इससे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं हुआ। बर्डन ऑफ प्रूविंग तो मेरे पास ही है। सिर्फ कितना अंतर हुआ? पहले था बर्डन ऑफ प्रूविंग द डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। अब नोटिस देने के बाद इफ ही डजंट रिस्पॉन्ड टू माय नोटिस, माय लायबिलिटी कम्स टू ओनली टू प्रूविंग द सेम डॉक्यूमेंट बाय सेकेंडरी एविडेंस। बट लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पास ही है इस समय भी वो, ठीक है? तो नोटिस देने से बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसमें हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई। और किसी कुछ पूछना है? यहां तक बात साहब बढ़े आगे? देखिए आगे पढ़ते हैं काम की बात। प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल in any of the following cases. Now you will see how many cases are there? There are 6 cases. 1, 2, 3, 5, 6. Now there are 6 cases when you don't need to give such notice. What is required? See, sequence समझिए. First of all, what was the requirement of law? Document must be proved by the primary evidence. सही है? लेकिन because your case falls under the category of 65A, so you can be allowed even to prove that by secondary evidence. सही है? But for that purpose you will have to give the notice as required under section 66. But again in following 6 conditions, निम्नलिखित 6 circumstances में you are not required to give any notice. तो this is 64, 65, 66 का कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात? आ गई? बढ़े आगे? हिंदी में समझा दूं। 64 में आपको क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंट को आप प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करेंगे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में आप उसको सेकेंडरी एविडेंस में भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका केस 65A में कवर होता है तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा एज इज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 66। लेकिन 66 ही कहता है कि इन निम्नलिखित 6 परिस्थितियों में, अभी जो आएंगी 1, 2, 3, 5, 6, इनमें आपको वो नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सेकेंडरी एविडेंस ऐसे ही दे सकते हैं, इट विल बी एडमिसिबल। ठीक है? तो कब एडमिसिबल, कब नोटिस की रिक्वायरमेंट है और कब नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही क्वेश्चन आपका मेंस का बनता है। अब पढ़ लेते हैं इसको। तो इन दी फॉलोइंग केसेस, जो 5-6 आएंगे, और in any other case in which the court thinks fit to dispense with it। के ध्यान रखना, जो 6 केसेस हैं ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इनके अतिरिक्त भी कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां कोर्ट इस ओपिनियन की हो कि इस केस में देयर वाज नो नीड टू गिव नोटिस। समझ में आई बात? इट कैन बी क्वेश्चन इफ इन प्रीलिम्स, प्लीज ये बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं, यू कैन ओवरलुक इट, ओवरलुक मत करना। 1, 2, 3, 5, 6 तो दे ही रखे हैं। इन हालात में, इन सर्कमस्टेंसेस में यू डोंट नीड टू गिव एनी नोटिस। बट बिसाइड्स दीज 6 circumstances, if the court is of the opinion कि notice is not required, then the court thinks fit to dispense with it even in 7th, 8th, 9th, 10th. There may be other cases when you are not required to give notice. तो यहां ऐसा मत सोचना कि केवल ये 6 ही मामले हैं। इन 6 मामलों के अतिरिक्त भी अगर कोर्ट इस राय की है, कोर्ट की ओपिनियन ये है कि किसी 7वें या 8वें कोई केस ऐसा है जिसमें कोर्ट की ओपिनियन बनती है, कोर्ट को सही लगता है, तो नोटिस को वेव ऑफ किया जा सकता है। सही है? अब पढ़ लेते हैं वो 6 मामले कैसे हैं। इन 6 मामलों को आपको बिल्कुल पहाड़े की तरह घोटना है इनको बुरी तरीके से। देखिए क्या है, कुछ समझना नहीं है, केवल जानना है बस। अब व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ ए नोटिस, जब डॉक्यूमेंट क्या हो? नोटिस ही हो, कि नोटिस दिया था
सेकेंडरी एविडेंस के लिए। अब यही प्रूव करना है नोटिस कहां है वो, तो नोटिस उधर चला गया है कि नहीं। जब यही प्रूव करना हो कि नोटिस दिया था नहीं दिया था, व्हेन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज नोटिस। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, when from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce it। जब केस की नेचर ऐसी है, प्रकृति ऐसी है कि एडवर्स पार्टी को पता होना चाहिए कि उसको जरूरत पड़ेगी, उसी को प्रोड्यूस करना है, that he will be required to produce it, then no notice shall be required in this case। ठीक है। थर्ड कैटेगरी, when it appears or is proved that adverse party has obtained possession of the original by fraud or force। अगर ये साबित कर दिया जाए कि जो एडवर्स पार्टी है उसने जो पोजेशन लिया है, पोजेशन प्राप्त किया है उसका ओरिजिनल का, वो कैसे प्राप्त किया है, फ्रॉड या फोर्स से, तो इन दैट केस ऑल्सो नो नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, व्हेन एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज द ओरिजिनल इन कोर्ट, कोर्ट में ही है, ओरिजिनल है उनके पास कोर्ट में, they has original in court, in that case also no notice shall be required। And fifth is what, when the adverse party or his agent has admitted the loss of the document। adverse party ने खुद मान लिया कि जी वो डॉक्यूमेंट खो गया, then you don't need notice। And sixth is what, when the person in possession of the document is out of reach or not subject to the process of the court। जिस व्यक्ति के कब्जे में है ये जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा व्यक्ति है, ही इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट है और ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो ये वो 6 हालात हो गए जब नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा मैंने समराइज करने की कोशिश की है। नो नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। इसको एस कर लगाता हूं मैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए स्लाइड को। No notice shall be required in following cases। Number 1, document itself notice। ठीक। दूसरी बात, nature of the case कैसे है, ये जो adverse party है will be required to produce it। Third, adverse party has obtained possession by fraud or force or has original in court or has admitted the loss। तो ये adverse party से संबंधित होगी फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो 2, 3, 4, 5 है, ये याद करने का तरीका है आपको। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज 4 केसेस आर रिलेटेड टू एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी ने फ्रॉड से प्राप्त कर रखा हो ओरिजिनल, या फोर्स से किया हो, या ओरिजिनल कोर्ट में हो उसके पास, या उसने लॉस उसको स्वीकार कर लिया हो कि वही डॉक्यूमेंट हमसे खो गया हो, या नेचर केस की ऐसी है कि उसको स्वयं पता होना चाहिए कि मैं ही प्रोड्यूस करूंगा कोर्ट में इसमें। और पहली कैटेगरी थी कौन सी, कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज ए नोटिस। एंड सिक्स कैटेगरी डिफरेंट क्या है, कि व्हेन द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिस व्यक्ति के कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है वो कैसा व्यक्ति है, ही इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट के रीच से बाहर है, और इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के प्रोसेस के अधीन नहीं आता है वो। तो इन सभी 6 केसेस में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, सही है। और लेकिन इनके अतिरिक्त भी, मैं फिर पढ़ा रहा हूं कोई लाइन जरूरी है आपके लिए, इन 6 के अतिरिक्त भी, इन एनी अदर केस, किसी अन्य केस में, इन विच द कोर्ट थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विद इट, कि अगर किसी केस में लगता है कि इट इज रीजनेबल, कोर्ट को लगता है कि इट इज रीजनेबल नहीं करना है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्पेंस विद कर सकते हैं। बोलो हाँ है ना। नाउ कम टू प्लीज सेक्शन 67। क्या है हेडिंग इसकी, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग। यहीं से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। 67 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेडिंग इंपॉर्टेंट है, हेडिंग आपको रटना पड़ेगा। देखिए क्या है, सही देखिए क्या है। इफ ए डॉक्यूमेंट इज alleged टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, यदि यह कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट है, एक व्यक्ति ने लिखा है या उस पर साइन किया है। लिखा कैसा हो सकता है, पूरा का पूरा उसने लिखा हो सकता है, या पार्टली भी हो सकता है। यानी कि ये जो कथन है, जो फैक्ट ये है, जो फैक्ट टू बी प्रूव्ड किया है, ये सिग्नेचर इसके हैं और ये हैंड राइटिंग इसकी है।
समझ रहे हैं बात? इफ ए डॉक्यूमेंट इज एलिज टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन। समझ में आ गई बात? यहां तक ये कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट है कि आपकी हैंडराइटिंग में है जी, आप ही के सिग्नेचर है ये, इट इज एलिज्ड, सही है। इन दैट केस द सिग्नेचर और द हैंडराइटिंग ऑफ सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट एज इज एलिज्ड टू बी इन दैट पर्सन हैंडराइटिंग मस्ट बी प्रूव्ड टू बी इन हिज हैंडराइटिंग। तो इन दैट केस में उसकी हैंडराइटिंग में जो सिग्नेचर है या उसकी हैंडराइटिंग है उसी व्यक्ति की लेखनी से प्रूव करना पड़ेगा। मस्ट बी प्रूव्ड टू बी इन हिज हैंडराइटिंग, कि हाँ इसी की हैंडराइटिंग है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। बस समझ में आई बात? तो इसकी हेडिंग से भी काम चल सकता है, एक बार मैंने समझा दिया आपको। नाउ कम टू 67A। 67A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। हेडिंग इससे ही काम चल जाएगा आपका। प्रूफ एज टू डिजिटल सिग्नेचर। प्रूफ एज टू डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन कहां दिया गया? इट इज इन सेक्शन 67A एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर को छोड़ दीजिए बस आप। इट मीन्स व्हाट? सेक्शन 67A इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। अदरवाइज क्या होगा? इफ द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज एलिज्ड टू हैव बीन अफिक्स्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसको छोड़ दीजिए, आप इतना कर लीजिए बस, ज्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट याद रखिए 67A में। एक तो हेडिंग से काम कर लिया, मेंस में आएगा नहीं। प्रीलिम्स में क्या पूछेगा? हेडिंग से पूछेगा बस कि प्रूफ एज टू डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन कहां पे दिया गया है? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 67A एंड सेकंड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। बस इतना याद रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट 59 से लेकर के मैंने आपको 67A तक करवा दिया सभी। अभी ओरल एविडेंस भी करा दिया और ये भी करा दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का भी करा दिया। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। सो दोस्तों, आपने क्लास 10 कर ली होगी एंड आई बिलीव कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। देखिए, मेरे जो लेक्चर्स हैं ये वो लेक्चर हैं जो मैंने ऑफलाइन क्लास में यहाँ पर लिए हैं, राइट। और इनको फिर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी, एडिट किया है और उसमें से अननेसेसरी चीज़ों को निकाल दिया है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो काम की, पूरी एंटायर क्लास आपको मिली है। इसमें आपने नोट किया होगा मैं बहुत ज़्यादा केस लॉस के पीछे नहीं भागता हूँ। जहां जहां पर केस लॉस की जरूरत है मैं वहीं पर उनको मेंशन करता हूं। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इतना कर लिया, इतना याद कर लिया और इसको अपने एग्जाम में इतना भी लिख आए तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। केस लॉस के चक्कर में आपको, मेरा मतलब है आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। जब मेंस में आते हैं करने के लिए, आप देखना विद इन 10 मिनट आप लिख ही नहीं पाओगे बहुत सारी चीजों को। और आज आपको मैं एक टेस्ट देता हूं, आपको अपना नाम तो याद ही है, आप ये देखो कि 10 मिनट्स में आप कितने वर्ड्स लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजू है तो राजू 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 करके 10 मिनट्स तक नॉन स्टॉप तक लिखते रहिए। आपका जो भी नाम हो आप वो लिखिए और फिर उन वर्ड्स को काउंट करना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप 10 मिनट्स में मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। फिर उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इन सेक्शन से या किसी भी सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो भाई मैं लिख कितना पाऊंगा। मैंने 5, 6, 8, 10 केस लॉ याद तो कर लिए लेकिन लिख ही नहीं पाऊं तो फायदा क्या हुआ? फिर मैंने याद ही क्यों करा, इतना डिटेल में पढ़ाई क्यों? इसलिए कम पढ़िए, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है कम पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए और बहुत ज्यादा रिवीजन कीजिए ताकि वो आपकी मेमोरी में हमेशा फ्रेश रहे। तो मेरी यही गाइडेंस है आपको, यही एडवाइस है आपको। इसके साथ मैं वही कहूँगा, हमारी वेबसाइट को, हमारे ऐप को और हमारे इस चैनल के सारी जो प्लेलिस्ट है उनको जरूर आप एक्सप्लोर करते रहिएगा। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो एज ए मोटिवेशन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू वेरी मच।